क्या आप जानते हैं हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, एक सांस्कृतिक विरासत भी है। जिस भाषा में तुलसी, कबीर और प्रेमचंद ने लिखा, वो सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की भी चीज है। अगर शब्दों में जादू होता है तो हिंदी साहित्य उसका सबसे बड़ा जादूगर है। हिंदी साहित्य जहाँ हर एक पंक्त में इतिहास होता है और हर एक कविता एक क्रांति होती है, वो भाषा जो दिल से निकलती है और आत्मा को छूती है, उसका नाम हिंदी है। क्या कभी सोचा है कि क्यों गोदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था? कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, जब वो हिंदी में कही जाए, जब शब्द भावनाओं से टकराते हैं, तब जन्म होता है हिंदी साहित्य का। और मेरे भाई, आज हम उसी हिंदी साहित्य की बात करेंगे, आज हम उसी हिंदी साहित्य को सीखेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, समझते हैं क्या समझते हैं हम साहित्य की परिभाषा। साहित्य की परिभाषा क्या होती है? साहित्यस्य हित च साहित्य, अर्थात जिससे सबका क्या हो, हित हो। जिससे सबका क्या हो, हित हो, जिससे सबका भला हो, वही क्या होता है, साहित्य होता है। साहित्यस्य हित च साहित्य, अर्थात जिससे सबका क्या हो, हित हो, भला हो, जिसके हित के बारे में कहा जाए, वही क्या है, साहित्य है। साहित्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद्य साहित्य और तीसरा होता है चंपू, जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जिसमें गद्य और पद्य दोनों साहित्य आ जाते हैं, वह होता है हमारा क्या, चंपू। तो हमने अभी देखा साहित्य की परिभाषा, साहित्यस्य हित च साहित्य, अर्थात जिसमें सबके हित की बात की जाए, जिसमें सबके भले की बात की जाए, वही हमारा क्या है, साहित्य है। साहित्य के 3 भेदों को हमने देखा, क्या है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू, जिसमें गद्य और पद्य दोनों विद्यमान हैं। अब हम समझते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या रही है। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसलिए सभी परिभाषा को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और आप बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे लिखा गया है वैसे आप लिखते भी जाएंगे। कम से कम 2 बार 3 बार आप लिख कर जो है प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कथन जो है किसने जो है रखा है, किसने कहा है और कहाँ से लिया गया है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। इनका जन्म 1884 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1941 ईस्वी में हो जाता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इतिहास के संदर्भ में क्या कहते हैं, समझते हैं। देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्ति परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। और यह जो कथन है, यह हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में आता है, वहाँ से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, चित्तवृत्तियों के आशय से इनका कहना है कि, ध्यान से समझना हमारी बात को, जो टैग वर्ड इसमें मिलेंगे, देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, इससे तुम पढ़ोगे, 1 बार 2 बार लिखोगे, समझ भी जाओगे, ठीक है ना। तो चित्त का अर्थ क्या होता है, मन होता है, मानसिक चेतना होती है, या हम कह सकते हैं कि अंतःकरण के रूप में भी चित्त का हम अर्थ निकाल सकते हैं। और बच रहा है क्या शब्द, वृत्तियाँ। इसका क्या मतलब है, हम कह सकते हैं एक प्रकार की गतिविधियाँ, एक प्रकार की चेष्टा, ठीक है, एक प्रकार की चेष्टा। तो इसका मतलब यह है
कि मन की जो वृत्तियां हैं, चित्त के जो विभिन्न हम चेष्टाएं हैं, किसकी चेष्टाएं हैं? जनता की, जनता की, वह संचित प्रतिबिंब होता है। और यह निश्चित है कि जनता की जो चित्रवृत्ति है वह परिवर्तन भी होता है, और जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी क्या होता है? बदलता जाता है। ठीक है, तो यह जो शब्द है, इस शब्द से ध्यान रखना कि यहाँ पर भी यही शब्द प्रयोग हुआ है, चित्तवृत्ति, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। तो 1 से 2 बार लिखोगे तो तुम्हें यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यह तुम्हें याद हो जाएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तुम्हें परीक्षा के लिए बस इतना ही तैयार करना है, नहीं कि एक एक लाइन यहाँ से रट कर रखना है कि क्या चीज़ें, बस समझना है कि यह हमारी परीक्षा के लिए क्या होगा, 4 विकल्प होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे, तो उसमें से आ जाएगा कि इनका कथन है, तो बस यही तुम्हें करना है, यह ना करना है। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हम याद करेंगे, स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चलना, वह तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सुमन राजे जी, इनका जो समय है वो है 1938 ईस्वी से 2008 ईस्वी तक। इनका जन्म होता है 1938 ईस्वी में और मृत्यु हो जाती है 2008 में। सुमन राजे जी क्या कहती हैं, आइए हम समझते हैं। इनके अनुसार जो है साहित्य की परिभाषा क्या है। एक बात मैं जो समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबसे बड़ी उपेक्षा की जाती है, वह है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। अब कलात्मक संश्लेषण से क्या तात्पर्य है? हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार का जो कला तत्व है, भाव है, विचार है, ठीक है, और जो शैलियों को भी हम रख सकते हैं इसमें, कि जो शैलियाँ भी हैं इस प्रकार संयोजित की जाएं कि वे एक नवीन, एक समन्वित और एक सुंदर रचना का क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। हम कलात्मक संश्लेषण से क्या कर समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इससे, कि यही समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार का क्या हो, कला तत्व हो, भाव हो, विचार हो, शैलियाँ हों, और उनको इस प्रकार से संयोजित किया गया हो कि उनसे क्या हो, एक नवीन, समन्वित और सुंदर रचना का क्या हो रहा हो, निर्माण हो रहा हो। तो यह बता रही है, यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का क्या है, कलात्मक संश्लेषण है। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं हम। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या होगा इतिहास की परिभाषा, हम इसको देखेंगे। देखिए, इनका जो जन्म काल है वह है 1915 से 1999 में। इनका जन्म होता है 1915 में, मृत्यु हो जाती है 1999 ईस्वी में। यह परिभाषा देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं, कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। अब यह आर्थिक क्रिया को बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा इनका है, युग और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित, मतलब आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। अब यह संश्लिष्ट स्वरूप क्या है, आखिर यह संश्लिष्ट स्वरूप क्या है, हम समझते हैं। एक ऐसा रूप जो विभिन्न तत्वों से जुड़कर बना हो, एकीकृत हो, संयुक्त हो, या हम कह सकते हैं क्या हो, समन्वित रूप हो, उसी को हम कहेंगे क्या, संश्लिष्ट रूप है, को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी परिभाषा इनकी, और ये कहाँ से लिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अब समझते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। इनका जन्म होता है 1931 ईस्वी में, मृत्यु हो जाती है 2003 में। ठीक है, परिभाषा क्या रखते हैं, यह परिभाषा रखते हैं कि मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। जो मानवीय संवेदना है उनका जो क्रमिक विवरण है वही क्या है, इतिहास है। दूसरा परिभाषा क्या रखते हैं, साहित्य के
इतिहासकार का काम है कभी कभी नहीं कभी कभी के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्याय उचित दिखा सकना। मतलब न्याय उचित तरीके से दिखा सकना उनके कार्यों को, किसके कार्यों को, कवियों के कार्यों को, तो वही क्या कहलाएगा। अगर यह साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में है तभी हम कहेंगे वो क्या है, साहित्य है। ठीक है। यह स्रोत देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है 1986 ईस्वी में प्रकाशित होता है, वहां से लिया गया है। अब है डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका जन्म होता है 1919 ईस्वी में और मृत्यु हो जाता है 2008 में। परिभाषा क्या देते हैं, परिभाषा देते हैं इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह है, कार्य कारण श्रृंखला से। इतिहास का जो विकास क्रम है प्रकृति की तरह है, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता, मनुष्य का ही होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है, जो कार्य कारण श्रृंखला होती है, हमारी प्रकृति उससे नहीं बंधी रहती है, लेकिन मनुष्य बंधा ही रहता है। ठीक है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य के आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। यह जो परिभाषा है यह है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। ठीक है ना। और यह कहाँ से लिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वहां से लिया गया है। ठीक है ना, वहां से लिया गया है। चलिए आगे समझते हैं। अब इनका अगला परिभाषा है, आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है, इस क्षिप्रतर तेज बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। निश्चित रूप से आज अगर देखा जाए जो आधुनिक युग है इनमें जो है बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है, विचार भी बदल रहे हैं, देश काल का वातावरण भी बदल रहा है, संस्कृत जो धरोहर है इसमें परिवर्तन तो हो ही रहा है, अन्य चीज़ों में भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए इनकी अगली परिभाषा है, इतिहास अतीतोन्मुख, कह सकते हैं अतीत उन्मुख, भविष्य उन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीत उन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्य उन्मुखी होना। इसका मतलब समझिएगा कि अतीतोन्मुख का क्या मतलब है। इसका मतलब है, अतीत का मतलब क्या समझते हैं आप, अतीत का मतलब आप समझिए कि क्या, अतीत का मतलब क्या, हमारा पास्ट, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, पास्ट ही तो कहते हैं। और पास्ट किसको कहते हैं, जो बीता हुआ समय है, जो बीता हुआ समय है। तो बीते हुए समय को, बीते हुए, अब समय की ओर क्या होना, उन्मुख होना, अतीतोन्मुख होता है। और भविष्योन्मुख क्या है कि भविष्य की ओर उन्मुख होना। क्या होना, भविष्य की ओर उन्मुख होना। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, बीते हुए समय की ओर ध्यान केंद्रित कर लेना। और यहाँ कह सकते हैं कि आने वाले समय की ओर ध्यान केंद्रित कर लेना। यही कहा जा रहा है कि इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्यो उन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। वह जड़ का तात्पर्य यहाँ क्या है कि मतलब क्या, एक जगह स्थिर थोड़ी रहेगा, वह गत्यात्मक होता है, निरंतर। कहने का मतलब यह है कि जो इतिहास है, इसीलिए तो देखिए काल बनाए गए हैं। इतिहास जो है उस समय के साथ उसमें परिवर्तन भी होता है। इसलिए आप देखते हैं, इसलिए आपने देखा है कि क्या बना है, वीरगाथा काल बना है ना, वीरगाथा काल है,
भक्ति काल है, रीति काल है, फिर कहीं आकर आता है क्या, गद्य काल। आखिर इन सभी कालों का निर्माण कैसे हुआ है? अगर यह गत्यात्मक नहीं होता तो क्या उन कालों का निर्माण होना संभव हो पाता? तो बच्चन जी जो है, बच्चन जी यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी, परिभाषा क्या रखते हैं? अतीत के किसी भी तत्व प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा। अतीत के किसी भी तत्व प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, वह क्या है? इतिहास है। वही इतिहास है। अब शंभुनाथ तिवारी जी क्या कहते हैं? शंभुनाथ तिवारी जी कहते हैं इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है, तो किसका है? न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है, यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। कि जो मानव चेतना है, मानव का जो मन है, यही बात तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो है कथन में पहले ही बता रखा है। तो लगभग में यही कहना चाहते हैं कौन? शंभुनाथ तिवारी जी भी, कि देखिए मनुष्य जो है, मानव जो है, उसकी जो चेतना है, कह सकते हैं उसका जो मन है, उसके जो स्वभाव हैं, उसकी जो प्रवृत्ति है, वह समय के साथ उसमें निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता चला जाता है। तो हमारा इतिहास भी वैसे ही बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यह रहे हमारे भारतीय विद्वान जिन्होंने इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी परिभाषाएं दिए हैं। ये सभी परिभाषाएं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी परिभाषाएं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन परिभाषाओं को आप लिख लेंगे, 1 से 2 बार जरूर लिखेंगे और ये परिभाषाएं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और देखिए यह हिंदी साहित्य जो हमने शुरू किया है, आज का यह पहला क्लास है और ऐसे ही आपको पूरा क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको यह क्लास, अगर आप देख पा रहे हो, आप तक यह वीडियो पहुंच पा रहा हो, तो इस क्लास को मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।